कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनियों से उन कंपनियों में निवेश के आंकड़ों की जानकारी मांगी है जो शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। मतलब उन कंपनियों के बारे में आप बताइए जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, लिस्टेड नहीं है। अनलिस्टेड कंपनियों आपने कहां निवेश कर रखा है ये बताइए। रिपोर्ट की माने तो सेबी जानना चाहता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के पोर्टफोलियो में कितनी गैर लिस्टेड कंपनियां हैं, कैसे उन गैर लिस्टेड कंपनियों का वैल्यूएशन तय किया गया और किस तरह उन कंपनियों से निवेश वापस निकाला जाता है। सर, सेबी ऐसा क्यों कर रहा, क्या डर है? अनलिस्टेड स्टॉक्स में निवेश एक दिलचस्प हिस्सा है जो आमतौर पर सामान्य निवेशक ध्यान से नहीं समझ पाते। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को से ये सूचना मांगी है कि उन्होंने अनलिस्टेड स्टॉक्स में कैसे निवेश कर रखा है। 2019 में शुभम सेबी ने अलाउ किया था, म्यूचुअल फंड्स को इजाज़त दी थी कि वो टू बी लिस्टेड या प्री आईपीओ स्टेज पर जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में निवेश कर सकती हैं। और ये शर्त उसकी ये थी कि जो उनकी ओपन एंडेड स्कीम है उसके 5% एनएवी का हिस्सा इसमें लगाया जा सकता है और क्लोज एंडेड स्कीम है उनका 10% हिस्सा एनएवी का अनलिस्टेड स्टॉक्स में लगाया जा सकता है। अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट भी भारत में मौजूद है, यानी वो कंपनियां जिनके बाजार के शेयर बाजार में ट्रेड नहीं होते पर उनमें निवेश किया जा सकता है, उन्हें खरीदा जा सकता है। ये काम कैसे होता है? ये काम इस तरह से होता है कि आप प्रमोटर से सीधे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, आप कंपनियों के ईसॉप खरीद सकते हैं जो कर्मचारियों के पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट फंड हैं और जो पीएमएस हैं वो निवेश करते हैं, उनसे आप इनका शेयर खरीद सकते हैं। हाल फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग का स्टॉक अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट में काफ़ी चर्चा में रहा था, उसके स्टॉक की ट्रेडिंग चर्चा में रही थी। म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए ये इस निवेश की इजाज़त है कि वो जो आईपीओ की तरफ जाने वाली कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स पहले से खरीद सकते हैं और इसमें उनको फायदा होता है। ये किस्सा कहाँ से शुरू होता है? किस्सा यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट के में अपने निवेश का अनलिस्टेड स्टॉक में अपने निवेश का हिसाब नहीं दे रही। जानकारी ये मिल रही है कि भारत के बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एनएसई के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो शेयर बाजार में आना है उसे। 2015 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ लाने की कवायद चल रही है। इसी कवायद में हमने एनएसई में घोटाला भी देखा जिसमें कि एनएसई की पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अधिकारी सीबीआई के जांच में है। सेबी ने जानने की कोशिश की है इसके जरिए कि म्यूचुअल फंड्स के पास अब कितनी होल्डिंग ऐसी हैं उन शेयरों में जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, जो प्री आईपीओ लेवल पर हैं, उनके बारे में उनका निवेश कितना है, ताकि पता चल सके कि कंपनियों को इसमें कितना नुकसान हुआ है। एक और आखिरी बात महत्वपूर्ण जानने के लिए कि कई बार म्यूचुअल फंड्स ऐसी तमाम स्टार्टअप कंपनियों के स्टॉक्स में को आईपीओ आने की उम्मीद में खरीद लेते हैं जिनके आईपीओ बाद में टल जाते हैं या समय पर नहीं आते हैं। ये भारत का एक बड़ा बाजार है जो वैध है, इसमें तमाम कंपनियां निवेश करती हैं, सेबी इसकी इजाज़त देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अगर ना डूबे, इसके लिए सेबी की इस बात पे कोशिश है कि आप म्यूचुअल फंड की एमसीज उसके सामने विस्तृत रिटर्न फाइल करके बताएं कि कौन सा अनलिस्टेड स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है और किस मात्रा में है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी म्यूचुअल फंड की तरफ से आईपीओ में किए जाने वाले निवेश के नियमों को भी सख्त कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो नए नियम आईपीओ की अलॉटमेंट के बाद अलग अलग म्यूचुअल फंड योजनाओं में शेयर की एलोकेशन को लेकर हो सकते हैं। फिलहाल इस तरह की एलोकेशन के लिए किसी तरीके के दिशा निर्देश नहीं है। सर, नए दिशा निर्देशों के बाद क्या व्यवस्था लागू होगी? यह भी दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है। शुभम, म्यूचुअल फंड किसी भी आईपीओ में दो तरह से हिस्सा लेते हैं। एक वो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी वो उस म्यूचुअल फंड के जो प्रमुख 5, 6 या 3 इन्वेस्टर्स हैं उनमें शामिल होते हैं। और दूसरा, इसके अलावा अगर वो एंकर इन्वेस्टर नहीं है तो भी वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के तौर पर उस कोटे से निवेश कर सकते हैं। समय पता है कि आईपीओ में कोटा फिक्स होता है शेयरों का, जिसमें आम निवेशकों के लिए एक हिस्सा होता है, विदेशी निवेशकों के लिए एक हिस्सा होता है, एंकर इन्वेस्टर्स का एक हिस्सा होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी जो संस्थागत निवेशक है उनका हिस्सा होता है। यहां भी एक गफलत है और सेबी उस गफलत को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड्स के लिए नियम बदलने जा रही है। म्यूचुअल फंड्स के पास अपनी अलग अलग नेचर की स्कीमों के तौर पर, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले जानते होंगे कि लार्ज कैप स्कीम्स हैं, फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं, ऐसी अलग अलग स्कीमें हैं जिन स्कीमों के तहत वो आईपीओ में निवेश करते हैं, आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए आवंटन करते हैं। आमतौर पर ये स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है कि लार्ज कैप फंड से एक आईपीओ में कितना निवेश किया जा रहा है और फ्लेक्सी कैप फंड से कितना निवेश किया जा रहा है। यहाँ भी म्यूचुअल फंड निवेशक या म्यूचुअल फंड एएमसीज आईपीओ की प्राइसेस को, उनके खरीद को और उनमें निवेश को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसका असर बाद में बाजार में उस कंपनी की लिस्टिंग पर दिखाई देता है। और इसलिए ये नियम भी महत्वपूर्ण है कि आप आईपीओ में म्यूचुअल फंड कैसे निवेश करेंगे।
क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के तौर पर, एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर कैसे निवेश करेंगे, किस स्कीम से कितना अधिकतम निवेश का कि वो बोली लगा सकेंगे, आवेदन कर सकेंगे, इसके नए नियम आने वाले हैं। और ये दोनों ही चीज़ें म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भारत में अच्छी हैं, क्योंकि इस तरीके की पारदर्शिता हमें लगातार नियमित तौर पर म्यूचुअल फंड बाजार में ज़रूरी है।